हिनीसा की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखा। उसके बाद उसने मजबूरी में हिनीसा को समझाते हुए कहा, नागरानी, मेरा मानना है कि तुम्हें अपना चेहरा ढककर चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और ध्रुव की बात सुनकर नागरानी ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसके बाद वो पलटकर धीरे से उस रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने लगी। इतने में ध्रुव ने भी अपने कंधे झटकारते हुए एक नजर पीछे की ओर देखा, जहां उसे बादलों से ढकी एक जगह दिखाई दे रही थी। उस जगह को देखकर ध्रुव ने कहां भरी, क्योंकि 3 साल की जिस शर्त ने ध्रुव को बांध कर रखा था वो आखिरकार अब खत्म हो गई थी। पिछले 3 सालों में ध्रुव ने जी तोड़कर मेहनत की थी और उसने बहुत कुछ गंवाया था, लेकिन तभी अचानक उसके जहन में एक लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया और इस वजह से ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, इरा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अकेडमी में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। बस थोड़ा और इंतजार करना, मैं आने ही वाला हूं। जाहिर सी बात है कि इरा को ध्रुव ने पिछले 2 सालों से नहीं देखा था। यही वजह थी कि वो अब उससे मिलने के लिए थोड़ा बेचैन होने लगा था। ये सोचकर ध्रुव ने पलटकर वापस अपनी नजरें नागरानी की तरफ की, जो इस वक्त काफी आगे जा चुकी थी। फिर उसे देखकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए सीधे आगे जाने लगा। उसके बाद ध्रुव अंबर पर्वत से लौटकर वापस राजधानी में नहीं लौटा, बल्कि वो और हिनीसा तो दूसरी दिशा में उड़ते हुए मैसेडोरिया के लिए रवाना हो गए। मैसेडोरिया और ओहान शहर के बीच की दूरी हजारों मील की थी। वहीं ध्रुव और हिनीसा की तेज रफ्तार को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें मैसेडोरिया पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन तो लगने ही थे। और तो और हिनीसा की गुजारिश पर ध्रुव उन बड़े शहरों में रुककर दवा के लिए सामान भी ढूंढना चाह रहा था। इस वजह से उन्हें अपना सफर तय करने में और ज्यादा वक्त लगने वाला था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि ध्रुव की 3 साल की शर्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके पास वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी, जैसा कि पहले हुआ करती थी। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर फिलहाल जरा भी परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। ये 3 सालों में पहली बार था जब ध्रुव खुद को इतना बेफिक्र महसूस कर रहा था। इन 3 दिन में ध्रुव और हिनीसा कुछ बड़े शहरों में जाकर रुके, लेकिन इसके बावजूद हिनीसा काफी मायूस हो गई, क्योंकि उसे आत्मा शरीर गोली में लगने वाली एक भी जड़ी बूटी नहीं मिली। और वो इस वजह से खुद को बहुत मजबूर भी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक रैंक 6 की गोली की जड़ी बूटी मिलना इतना आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि अगर वो जड़ी बूटी ढूंढना इतना आसान होता तो फिर तो दवा इतनी अनोखी होती ही नहीं। वहीं इस वक्त ध्रुव और हिनीसा चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान ध्रुव काफी हैरान था कि हिनीसा अब तक दिव्य नागिन में क्यों नहीं बदली थी, क्योंकि जितना उसे याद था हिनीसा ने उससे कहा था कि 3 दिन में वो वापस बदल जाएगी। और जब ध्रुव ने बातों ही बातों में हिनीसा से ये सवाल किया तो हिनीसा ने जवाब दिया कि उसकी दिव्य नागिन की आत्मा से बात हो गई थी और इसलिए वो थोड़ी देर और इंसान बनकर रह सकती थी। वैसे तो हिनीसा की बात पर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जाहिर सी बात है कि अगर हिनीसा बदलना नहीं चाह रही थी तो वो खुद तो उसे बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो इसके बारे में ज्यादा बात करता तो हिनीसा का एक हल्का सा थप्पड़ भी ध्रुव को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर सकता था। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ध्रुव और हिनीसा मैसेडोरिया के करीब पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि जड़ी बूटियां ढूंढने के चक्कर में उन्हें मैसेडोरिया पहुंचने में 3 की बजाय 4 दिन लग गए थे। वो दोनों फिलहाल सोनोमा शहर पहुंच गए थे, जहां से मैसेडोरिया बहुत ज्यादा दूर नहीं था। और तो और ध्रुव और हिनीसा की रफ्तार के हिसाब से तो उन्हें मैसेडोरिया पहुंचने में तकरीबन आधा दिन और लगता। सोनोमा शहर दवा की जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता था, इसलिए हिनीसा बिना ध्रुव को बताए यहाँ उतर गई थी। उसके बाद उसने एक हरे रंग के कपड़े से अपना चेहरा ढका, जिसके बाद वो शहर के अंदर घुसी। वहीं उसके पीछे ध्रुव ने घर लौटने की इच्छा को मजबूर होकर दबाया और वो चुपचाप हिनीसा के पीछे जाता रहा। फिर वो दोनों शहर के अंदर चलते रहे, जिस दौरान उन्हें किसी ने भी आकर नहीं रोका। वैसे तो शहर में घूमते सिपाहियों की नजर नागरानी के खूबसूरत शरीर पर बार बार पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग डर के मारे आगे नहीं आते कि कहीं ये किसी बड़े परिवार की बेटी ना निकले। उसके बाद ध्रुव चलते चलते एक रेस्टोरेंट में घुसा, जहां इस वक्त बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और वुहान शहर के मुकाबले इस इलाके में ढेर सारे योद्धा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वुहान शहर में रहना सिर्फ अमीरों के बस की बात थी। इस वक्त तरह तरह के लोग उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। ध्रुव दरअसल यहाँ इसलिए आया था ताकि वो कुछ लोगों से बात करके इस बात का पता लगा सके कि सोनोमा शहर में सबसे अच्छी जड़ी बूटियां कहाँ मिल सकती थी। तभी ध्रुव और हिनीसा खिड़की से लगी एक टेबल पर जाकर बैठ गए। फिर हिनीसा अपने खूबसूरत और नाजुक हाथ अपनी चेहरे पर रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। इन 5 दिनों में जितनी भी जानकारी हासिल की गई थी वो ध्रुव ने ही की थी, इसलिए हिनीसा के शाही ठाट देखकर ध्रुव मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। इतने में एक नौकरानी चलते हुए ध्रुव के पास आई और फिर ध्रुव ने उससे पीने के लिए थोड़ा जूस मंगवाया। ऐसा करके वो उठकर आसपास की टेबल्स पर जाकर जड़ी बूटियां हासिल करने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने लगा। और फिर जब कुछ पलों बाद वो वापस हिनीसा के पास आया तो उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रखा था। वहीं टेबल के पास पहुंचकर ध्रुव ने हिनीसा को देखा कि कैसे वो बेफिक्र होकर जूस पीने में लगी हुई थी। उसे देखकर ध्रुव ने कहा भरते हुए सोचा कि इस लड़की का अपने ओहदे पर गुरूर कितना ज्यादा था। तभी हिनीसा ने जूस का ग्लास टेबल पर रखकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, कैसा रहा?
क्या तुम्हें कोई काम की जानकारी मिली? इस पर ध्रुव ने भी अपना जूस का ग्लास उठाकर उसमें से 2 घूंट पीने के बाद हिनीसा को जवाब दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में एक काफी मशहूर जड़ी बूटी का तहखाना है। वहां पर बहुत सी अनोखी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी अनोखी जड़ी बूटियों की कीमत बहुत ज्यादा महंगी है। ये सुनकर नागरानी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जूस पियो और कुछ पल आराम करो, इसके बाद हम सीधे जड़ी बूटियों के उस तहखाने में चलते हैं। वहीं नागरानी की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया कि तभी अचानक उसे और हिनीसा को पास से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे क्या तुम्हें पता चला कि अंबरदल के यहाँ क्या हुआ? और ये सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी चोरी की नजर से बगल वाली टेबल की तरफ देखा जहां 2 लोग बैठे ये बात कर रहे थे। इतने में ध्रुव को आगे सुनाई दिया, क्या तुम उस लड़के ध्रुव के बारे में बात कर रहे हो जिसने अंबरदल के घर में घुसकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? इस पर उस पहले वाले आदमी ने हैरान होते हुए कहा, अरे तुम्हें इस बात की तो पहले से ही खबर हो गई। ये सुनकर दूसरे आदमी ने शेखी भगाड़ते हुए जवाब दिया, किस दुनिया में रह रहे हो तुम? ये बात पिछले 2 दिनों से पूरे साम्राज्य में फैली हुई है। उस लड़के ध्रुव ने अंबरदल के घर में घुसकर उसकी होने वाली लीडर लारा जयान को हरा दिया। मैंने सुना है कि यह मुकाबला उस शर्त को लेकर था जो 3 साल पहले लारा ने ध्रुव से लगाई थी, उससे शादी तोड़ते वक्त। पहले तो मुझे लगा था कि लारा ने सही किया, आखिर इतने बड़े परिवार की लड़की एक छोटे से दल के लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन अब जो ताकत ध्रुव ने दिखाई है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि लारा जिंदगी भर अपने इस फैसले पर गम मनाने वाली है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा मतलब इस बात में तो मुझे कोई हंगामा समझ नहीं आ रहा। अरे असली हंगामा तो इस मुकाबले के बाद हुआ था। दरअसल अंबरदल जबरदस्ती ध्रुव को रोकना चाह रहा था, मगर ये जवान लड़का भी कोई कम नहीं है। उसके साथ बहुत से ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं। मैंने सुना है कि उसके बाद दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें इस लड़के के साथ न सिर्फ 2 शक्ति सम्राट खड़े थे, बल्कि नागोरा लोगों की रानी भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गई थी। बेचारे अंबरदल ने तो पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो ध्रुव को सही सलामत लौटने से रोक नहीं पाए। और जैसे उस आदमी ने नागोरा लोगों की रानी का जिक्र किया तो आसपास बैठे लोगों ने भी हैरान होते हुए कहा, क्या नागरानी हिनीसा भी उसके साथ खड़ी हो गई? वहीं आसपास बैठे लोगों की हैरानी भरी नजरों को देखकर उस आदमी को बहुत खास महसूस होने लगा कि सभी लोग उसकी ही बातें सुन रहे हैं। और फिर उसने हंसते हुए सभी को बताया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो ध्रुव है ना, वही इस बार की हकीम कंपटीशन का विनर भी है। इतने में किसी और आदमी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन हकीम कंपटीशन का विनर तो कोई ध्रुपद मौर्य था ना? इस पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे यही तो उस लड़के का नकली नाम था, जरा सोच कर देखो, ध्रुपद मौर्य, ध्रुव शौर्य, एक जैसे नाम ही तो है। और ये सुनते ही आसपास के लोग एक पल के लिए दंग रह गए। इसके बाद सभी लोगों को इस बात का एहसास हुआ और सभी सोचने लगे कि वो लड़का कितना चालाक था। इतने में उस आदमी ने अपने ग्लास में शराब उड़ेलते हुए कहा, ये लड़का तो वाकई लाजवाब है, इतनी कम उम्र में ये इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जाकर ये लड़का जरूर मार्कस के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनेगा। जाहिर सी बात है कि हर इंसान ऐसे मुकाम पर पहुंचने का सपना देखता था, लेकिन इस लड़के ने इतनी कम उम्र में ये सब हासिल कर लिया था, इसलिए सभी मन ही मन थोड़ी जलन के साथ ध्रुव की तारीफ करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। इस दौरान ध्रुव सभी की बातें सुनकर काफी हैरान हो गया था। दरअसल उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अंबर पर्वत पर हुए मुकाबले की खबर साम्राज्य के दूसरे कोने में इतनी जल्दी फैल जाएगी। तभी नागरानी हिनीसा ने जूस का घूंट लेते हुए ध्रुव से कहा, बधाई हो, तुम तो काफी मशहूर हो गए हो। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए नागरानी को जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे इस तरह मशहूर होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो अब चलते हैं यहाँ से, हमें जड़ी बूटियों के तहखाने भी तो जाना है। ये सुनकर हिनीसा ने भी अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों उठकर वहां से जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें पास ही की एक टेबल पर होती कुछ बातचीत सुनाई पड़ी। अरे ये ध्रुव शौर्य तो मैसेडोरिया के शौर्य दल से है ना? हाँ, इस बार तो शौर्य दल अपना सिर फक्र से उठाकर राज करेगा। आखिर उनके दल में इतना ताकतवर और खतरनाक इंसान जो है, इसलिए मुझे तो लगता है कि मैसेडोरिया और आसपास के इलाकों में तो शौर्य दल का दबदबा अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पर उस पहले आदमी ने कहा, लेकिन मैं कुछ पलों पहले ही मैसेडोरिया से वापस लौटा हूं, और जितना मैंने सुना था उस हिसाब से तो पिछले 2 दिनों से शौर्य दल थोड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर दूसरे आदमी ने हैरान होते हुए कहा, क्या? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि शौर्य दल को मुसीबत में डाल दे? आखिर हुआ क्या? मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि शौर्य दल अपने राज किसी के सामने नहीं ला रहा है। यही वजह है कि मुझे अच्छी तरह से नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। इतना कहकर वो आदमी शराब पीने ही वाला था कि अचानक से उसकी नजर अपने पास खड़े काले कपड़ों वाले लड़के पर पड़ी। वो लड़का इस आदमी के ठीक सामने आ गया था और उसके शरीर पर शक्तियां इकट्ठा होने लगी थी।
वही उस लड़के की ताकतवर शक्तियों को देखकर ये आदमी, जो सिर्फ 2 सितारों वाला एकलव्य था, एक पल के लिए सहम गया, जिसके बाद उसने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया क्या? ये सुनकर ध्रुव ने फिक्र के साथ बहुत ही भारी आवाज में उससे कहा, तुमने अभी क्या कहा? शौर्य दल किसी मुसीबत में है? किस मुसीबत में है वो? इस पर उस आदमी ने डर के मारे ध्रुव को जवाब दिया, वो दरअसल मुझे ये तो कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि 2 दिन पहले शौर्य दल में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। उसके बाद से शौर्य दल में किसी भी बाहर वाले का आना मना है, और तो और उस दिन के बाद से शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो दल को उस मुसीबत से निकालने में लगे हों। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। इतना कहकर उसने अपना सिर हिलाया और वो तुरंत पलटकर हिनीसा के साथ बाहर जाने लगा। इतने में अचानक किसी ने उसकी पीठ पर टंगी तलवार देखी, जिसे देखकर उस आदमी ने सोचते हुए कहा, इस लड़के की तलवार तो काफी अजीब है। काले रंग की तलवार तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इस पर अचानक से उस एकलव्य रैंक के आदमी ने हैरान होते हुए कहा, काले रंग की तलवार? इसका मतलब ये लड़का ही ध्रुव शौर्य था। ये तो वाकई काफी जवान है। इसके बाद उस रेस्टोरेंट में खलचल मच गई, लेकिन ध्रुव इन सभी बातों से काफी दूर आ चुका था। फिर बाहर आकर उसने नागरानी की तरफ देखते हुए फिक्र के साथ कहा, मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकता। मुझे जल्द से जल्द मैसेडोरिया लौटना होगा। मुझे लगता है कि मेरा परिवार किसी खतरे में है। आखिर कौन से खतरे का सामना कर रहा है शौर्य दल, और क्या ध्रुव के पिता को कुछ हो तो नहीं गया है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ। ध्रुव की बात सुनकर नागरानी को जरा भी फिक्र नहीं हुई और उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए आवाज में गुरूर के साथ कहा, पहले चलकर जड़ी बूटियों की दुकान में जाकर जड़ी बूटियां देख लेते हैं। अगर वहां वो जड़ी बूटियां हुई जिसकी मुझे जरूरत है तो फिर। लेकिन इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, ध्रुव ने बीच में ही टोकते हुए नाराजगी के साथ कहा, मैंने कहा मैं जल्द से जल्द मैसेडोरिया लौटना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरों में एक अजीब सी नाराजगी थी, जिसे देखकर हिनीसा एक पल के लिए हैरान हो गई। पिछले कुछ दिनों में ध्रुव ने कभी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी, और इसलिए हिनीसा इस बात से काफी हैरान थी कि वो उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। ध्रुव की इस बात से नागरानी के गुरूर को ठेस पहुंची और उसने गुस्से में ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने कहा कि हम जड़ी बूटियां ढूंढने जाएंगे। इसका मतलब हम जड़ी बूटियां ढूंढने जाएंगे। इतने में ध्रुव ने हिनीसा की आंखों में देखते हुए अचानक से उसका हाथ थाम लिया, और इसके पहले कि हिनीसा उस पर चिल्लाती, ध्रुव ने थोड़ी नाराजगी के साथ उससे कहा, अगर तुम्हें आत्मा शरीर गोली चाहिए तो मेरे सामने अपना ये रानियों वाला रौब मत छाड़ना। अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने मेरी अंबर पर्वत से भागने में मदद की थी, लेकिन अगर तुम इस तरह मुझे परेशान करती रही और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करोगी, फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अब चलते हैं। इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जिसके बाद वो हिनीसा के साथ तेजी से मैसेडोरिया की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान नागरानी एक अजीब से सदमे में चल रही थी, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। इतने में हिनीसा लगातार ध्रुव को घूरती रही और ये सोचती रही कि आखिर कैसे किसी इंसान ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। वो सोचने लगी कि ना जाने कितने सालों में ये पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह से बात की थी, और वो सिर्फ एक महादक्ष रैंक का योद्धा था जो शायद हिनीसा के एक थप्पड़ से ही मर जाए। लेकिन ध्रुव तो हिनीसा का हाथ थामकर तेजी से शहर से बाहर भागता रहा, और फिर कुछ पलों में उसने अपनी चील के पंख बाहर निकालते हुए हड़बड़ाकर मैसेडोरिया की तरफ उड़ना शुरू किया। वहीं ध्रुव अगले कुछ घंटों तक अपनी पूरी रफ्तार में उड़ता रहा, जिस वजह से सिर्फ 2 घंटों में ही उसकी नजरों के सामने एक पहचाना हुआ शहर दिखाई देने लगा, जिसका नाम था मैसेडोरिया। उसके बाद हिनीसा और ध्रुव मैसेडोरिया से थोड़ा पहले जमीन पर उतर गए, और नीचे उतरते ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र दिखाई दे रही थी, जिसके साथ वो शहर के दरवाजे से अंदर जाने लगा, जो इत्तेफाक से खुला हुआ था। फिर जैसे ही ध्रुव उस दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा तो उसने अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए दरवाजे पर लिखे लफ्जों को अच्छी तरह पढ़ते हुए कहा, मैसेडोरिया, तेरा बेटा ध्रुव आखिरकार तेरे पास वापस लौट आया है। ये कहकर ध्रुव तुरंत उस दरवाजे से अंदर जाते हुए उस शहर की जानी पहचानी सड़कों को देखने लगा। तभी उसने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तकरीबन 2 साल हो गए मुझे यहाँ से भागे हुए, लेकिन यहाँ सब वैसे का वैसा ही है। जाहिर सी बात है कि अपने शहर लौटने की खुशी में ध्रुव की फिक्र एक पल के लिए कम हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपना सिर घुमाते हुए नागरानी की तरफ देखा, जो इस वक्त धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। उसके बाद ध्रुव ने सामने देखकर तेजी से चलते हुए उन सड़कों पर चलना शुरू किया जहां कदम रखे उसे 2 साल से भी ज्यादा हो गए थे। इसके बावजूद ध्रुव इस वक्त काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि उसे शौर्य दल की काफी फिक्र थी। यही वजह थी कि ध्रुव रास्ते में भी एक भी जगह नहीं रुका और तेजी से चलते हुए शौर्य दल के बाजारों के सामने से होकर गुजरा, जहां एक वक्त वो निगरानी रखा करता था। लेकिन वहां पहुंचते ही ध्रुव के कदम एक पल के लिए थम गए और उसने परेशान होते हुए देखा कि बाजारों में ज्यादा लोग ही नहीं थे।
उसके बाद ध्रुव के चलने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई क्योंकि वो आसपास नजरें घुमाने लगा था। फिर अगले 10 मिनट तक ध्रुव चलता रहा और फिर वो एक बड़े से इलाके के सामने पहुंचा जहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शौर्य दल। और इस जगह पर वापस आकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, जिसके बाद वो सीधे दल के दरवाजे के सामने पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही ध्रुव ने देखा कि उस इलाके में फिलहाल एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ध्रुव को अच्छी तरह याद था कि जब वो यहाँ से गया था तब उस इलाके में काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त तो वो इलाका किसी बंजर रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ा हुआ था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहां इस वक्त एक भी सिपाही मौजूद नहीं था। ये सुनसान नजारा देखकर ध्रुव ने परेशान होते हुए सोचा, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। इतना कहकर उसने पलटकर एक नजर हिनीसा की तरफ देखा जो उसके काफी पास आ गई थी। फिर ध्रुव ने धीमी आवाज में हिनीसा से कहा, नागरानी, क्या तुम मुझे एक वादा कर सकती हो। और ध्रुव की बात सुनकर नागरानी ने गुस्से में उसे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है कि नागरानी ध्रुव के रवैये से अभी तक नाराज थी, लेकिन उसने ध्रुव की बात सुनने से ही मना कर दिया था, इसलिए उसने ध्रुव की बात सुनते ही उसे मना कर दिया। वहीं नागरानी के गुस्से को देखकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार होती हो तो मैं उसके बदले आत्मा शरीर गोली बनाने की एक खास जड़ी बूटी तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर अचानक से नागरानी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जिसके साथ उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी सच में है। इस पर ध्रुव ने कुछ सोचकर अपना सिर हिलाते हुए नागरानी को जवाब दिया, हाँ, मेरे पास उसे बनाने के लिए लगने वाला निडल फ्रूट है। दरअसल ध्रुव ने तिलिस्मी जानवरों के इलाके से बहुत सी खास जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रखी थी। उसी में से एक खास जड़ी बूटी थी निडल फ्रूट, जो इत्तेफाक से आत्मा शरीर गोली को बनाने में काम आती थी। वहीं ध्रुव की बात सुनते ही नागरानी एक पल के लिए तो सोच में पड़ गई, जिसके बाद उसने थोड़ी झिझक के साथ ध्रुव से कहा, बताओ क्या चाहते हो। और नागरानी की बात सुनकर ध्रुव ने उसे साफ साफ जवाब देते हुए कहा, आज मुझे शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन ध्रुव की ये बात सुनते ही नागरानी एक पल के लिए तो सोच में पड़ गई, जिसके बाद उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम चाहो तो मैं लोगों को जान से मार सकती हूँ, अगर तुम्हें ऐसी मदद की जरूरत है तो ठीक है। जाहिर सी बात है कि नागरानी के लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, और यही वजह थी कि साम्राज्य के सभी लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। वहीं उसका जवाब सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने पलटकर दरवाजे से अंदर जाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ध्रुव कुछ कदम आगे बढ़ा तो अचानक से उसे किसी लड़की की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि शौर्य दल को इतनी आसानी से डराया जा सकता है? और इस आवाज को सुनते ही ध्रुव के कदम अचानक से रुक गए। उसके बाद उसने उस आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाते हुए देखा कि एक प्यारी सी लड़की जो तकरीबन 12 से 13 साल की दिख रही थी, गुस्से से आंखें बड़ी करके ध्रुव को देखे जा रही थी। तभी ध्रुव ने उसे देखते हुए कुछ सोचकर कहा, तुम तो काव्या की छोटी बहन रूबी हो ना? बाप रे, कितनी बड़ी हो गई हो तुम तो पिछले 2 सालों में। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो लड़की जो गुस्से में उसे देख रही थी आखिर थी कौन। वहीं जैसे ही उस लड़की ने सुना कि ध्रुव को उसका नाम पता था तो वो एक पल के लिए तो हैरान हो गई। उसके बाद उस लड़की ने अपनी नजरें ध्रुव के पीछे आ रही हिनीसा की तरफ की, जिसकी खूबसूरती देखकर वो लड़की रूबी भी दंग रह गई। फिर रूबी ने वापस ध्रुव की तरफ गौर से देखना शुरू किया और वो ये याद करने की कोशिश करने लगी कि ये लड़का आखिर था कौन और उसे जानता कैसे है। फिर कुछ पलों तक सोचने के बाद अचानक से रूबी को कुछ याद आने लगा, जिसके बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में इस वक्त हैरानी के साथ साथ काफी खुशी भी थी, जिसके साथ वो भागते हुए आई और सीधे ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव भैया, आप वापस आ गए। वहीं उससे गले मिलते वक्त ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने रूबी को जवाब दिया, रूबी, तुम तो पिछले 2 सालों में वाकई काफी बड़ी हो गई हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ सब ठीक तो है ना? ये सुनकर अचानक से रूबी जोर जोर से रोने लगी और उसने तुरंत रोते हुए ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, भैया, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। शौर्य दल की हालत बहुत बुरी हो रखी है। वो बुरे लोग हमारा फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो हर दिन हमारे यहाँ आकर महादक्ष बुजुर्ग को परेशान करते हैं। मुझे वहां से पता चला कि वो लोग बहुत बुरे हैं, हमसे हमारे बाजार भी छीनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग तो अब घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं उस लड़की के आंसुओं से ध्रुव के कपड़े गीले होने लगे और उसकी आवाज का दर्द महसूस कर ध्रुव एक पल के लिए तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ रूबी को समझाते हुए कहा, रूबी, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें और शौर्य दल को अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? और ध्रुव की बात सुनकर उस लड़की ने अपने आंसू पोंछने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि अब आप सब कुछ ठीक कर देंगे। शौर्य दल के सभी लोग जानते थे कि एक वक्त पर ध्रुव ने शौर्य दल को मैसेडोरिया का सबसे ताकतवर दल बना दिया था। इस वजह से रूबी और उसके हम उम्र के लोगों में ध्रुव का नाम काफी ज्यादा मशहूर था। और तो और पिछले 2 सालों में शौर्य दल और बहुत बड़ा हो गया था, उस दवा को बेच कर जो ध्रुव ने उनके लिए बनाई थी। इसलिए शौर्य दल की जवान पीढ़ी में ध्रुव, जो ट्रेनिंग के लिए अपना घर छोड़ कर गया था, किसी सुपर हीरो की तरह था जिसके पास अद्भुत शक्तियां थी। इतने में ध्रुव ने देखा कि उसके आने से रूबी कितनी ज्यादा खुश हो गई थी और वो अब उछल उछल कर आगे बढ़ने लगी थी।
लेकिन उसके आगे जाते ही ध्रुव ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और उसकी आंखों में फिलहाल एक ऐसी जानलेवा चमक दिख रही थी जिसे देखकर नागरानी हिनीसा भी काफी हैरान हो गई। उसके बाद ध्रुव पत्थर के बने रास्ते पर चलते हुए रूबी के पीछे पीछे चलने लगा। इस दौरान वो आसपास के नजारों को देखता जा रहा था जो उसने 2 साल से नहीं देखे थे। जाहिर सी बात है कि इस जगह से ध्रुव की बचपन की यादें जुड़ी हुई थीं, जो धीरे धीरे ध्रुव के दिमाग में वापस आने लगी थीं। फिर चलते चलते ध्रुव और रूबी कुछ गलियारों से गुजरकर सीधे एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच गए। तभी रूबी ने उस हॉल के दरवाजे के सामने पहुंचकर ध्रुव की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ कहा, वो बुरे लोग अंदर ही हैं ध्रुव भैया। महादक्ष बुजुर्ग और बाकी लोग भी अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दल के बहुत से लोग फिलहाल बहुत जख्मी हैं। नहीं तो वो बुरे लोग इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे यहाँ आने की। रूबी के मुंह से ये सुनकर ध्रुव ने नाराजगी के साथ मन ही मन खुद से कहा, जख्मी है? जरूर ये दल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इतना कहकर ध्रुव उस दरवाजे के बिल्कुल नजदीक आ गया और उसने तुरंत अपने कान दरवाजे पर लगाकर कमरे के अंदर होती बातचीत को सुनना शुरू किया। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ शौर्य दल के उस बड़े से हॉल में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। फिलहाल उस हॉल में 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और ये लोग 2 गुटों में बटे हुए थे। वो लोग गुस्से भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों के बीच कोई दंगा शुरू होने वाला हो। इसके साथ ही दोनों गुटों में सबसे आगे कुछ लोग बैठे हुए थे। एक तरफ शौर्य दल के 3 बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी और उन्हें देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लोग काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्तियां लगातार बाहर आ रही थीं। इससे ये साफ जाहिर हो गया था कि जख्मों की वजह से वो अपनी शक्तियों को इस वक्त काबू भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं शौर्य दल के ठीक सामने बहुत से ताकतवर योद्धाओं का एक गुट था जिसमें सबसे आगे 3 लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक था आमिश दल का लीडर अबराल आमिश। वहीं उसके बगल में बैठा था लश्कार दल का लीडर ममराज लश्कार, और ये वही ममराज लश्कार था जो एक वक्त पर शौर्य दल के साथ खड़ा रहता था। फिर तीसरा आदमी कोई नया आदमी लग रहा था। वो आदमी हकीमों वाला एक बड़ा सा कोट पहने हुए था और उसके चेहरे पर इस वक्त काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। उम्र में वो आदमी 50 साल से भी ज्यादा का लग रहा था और उसके सीने पर एक बैज लगा हुआ था जिसमें 3 बुलबुले बने हुए थे। इससे समझा जा सकता था कि वो आदमी एक रैंक 3 का हकीम था। मैसेडोरिया इतना बड़ा नहीं था कि वहां कोई हकीम एसोसिएशन हो, इसलिए वहां किसी रैंक 3 के हकीम का मौजूद होना किसी भी दल को डरने पर मजबूर कर सकता था। और यही वो आदमी था जिससे शौर्य दल के बुजुर्ग सबसे ज्यादा घबरा रहे थे। इतने में शौर्य दल के दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग ने आवाज में मायूसी के साथ कहा, दोनों लीडर्स को मैं बताना चाहूंगा, भले शौर्य दल फिलहाल थोड़ी मुसीबत में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप हमारी इस तरह बेइज्जती कर सकते हैं? मैसेडोरिया शहर का बाजार शौर्य दल ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और आप उसे इतनी बेकार कीमत पर खरीदना चाहते हैं। कहीं आप लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? आखिर कौन सी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है शौर्य दल? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। शौर्य दल के बुजुर्ग की बात सुनकर महाराज लश्कार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप शायद मजाक कर रहे होंगे, है ना? पिछले 2 सालों से मैसेडोरिया में जो भी कमाई हुई है वो आपके शौर्य दल ने ही तो की है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम लोगों के पास मैसेडोरिया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। मगर हम भी क्या करें, इस जगह पर हमारी जड़ें हैं, इसलिए अगर हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएंगे तो वहां रहना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और तो और हमारे दलों के पास जिंदगी गुजारने का कोई और रास्ता भी नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीनों बुजुर्ग हमारी बात को समझेंगे। देखिए, जब तक आप लोग हमारी शर्तों पर रजामंद होते हैं तब तक लश्कार दल शौर्य दल को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे। और तो और आप ही बताइए, क्या सभी के लिए पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है? इतने में शौर्य दल के तीसरे सबसे बड़े बुजुर्ग, जो हमेशा से गर्म मिजाज के थे, ममराज को गुस्से भरी आंखों से घूर रहे थे। फिर जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, एक पूरा बाजार खरीदने के महज 10,000 सोने के सिक्के, ये तो सरासर लूट हुई। तभी सबसे बड़े बुजुर्ग ने देखा कि तीसरे बुजुर्ग गुस्से से खड़े होने वाले थे, इसलिए सबसे बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाते हुए कहा, ध्यान से याद रखो, फिलहाल हम अपना आपा नहीं खो सकते। वही सबसे बड़े बुजुर्ग की बात सुनते ही तीसरे बुजुर्ग ने अपने गुस्से पर काबू किया और फिर उन्होंने नाराज होकर अपने हाथ में रखे चाय के प्याले को मसल कर रख दिया। इतने में आमिश दल का लीडर अबराल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, तीसरे बुजुर्ग का गुस्सा तो हमेशा से ही उनकी नाक पर रहा है, मगर ध्यान रखिए कि इस गुस्से से आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, बदकिस्मती से आप लोगों के पास ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अगर आप बाजार बेचना चाहेंगे तो आपका बाजार बिक जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं बेचना चाहेंगे तो भी उसे बिकने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर सबसे बड़े बुजुर्ग ने हल्की नाराजगी के साथ अबराल से कहा, अबराल, तुझे उस वक्त जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती।
और बुजुर्ग के मुंह से ये बात सुनते ही अबराल ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जो हो गया वो हो गया। माफी चाहूंगा कि मौका रहते हुए आप मुझे नहीं मार पाए, लेकिन अब उस बात का अफसोस मनाने का कोई फायदा नहीं। आज मैं अबराल आमिश अपने आमिश दल पर हुए हर जुल्म का बदला लेकर रहूंगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने अबराल को समझाते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें ताकत का इस्तेमाल करना है तो हमारा शौर्य दल भी मुकाबले में पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन इससे दोनों दलों को बहुत नुकसान होगा, इसलिए अच्छे से सोच लो। इतने में अबराल का गुस्सा और उसका गुरूर आखिरकार बाहर निकल ही आया। अच्छा, अबे बुढ़ऊ, तेरी औकात नहीं है हमसे लड़ने की, समझा? अगर काबिलियत है तो जाकर अरेंद्र शौर्य को यहाँ लेकर आ। तुम 3 बूढ़े लोग फिलहाल जैसी हालत में हो ना, उस हिसाब से तो मैं अकेला ही तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, समझे? ये सुनते ही सबसे बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, जिसके साथ उन्होंने शौर्य दल के कुछ योद्धाओं को इशारा किया जो गुस्से में अबराल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद उस बुजुर्ग ने अबराल और बाकियों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने शौर्य दल पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। माना कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे दल की जवान पीढ़ी तुम्हें ना चैन से सोने देगी और ना ही चैन से जीने देगी, और जब वो वापस आएगा फिर तो उसके बदले से ना जाने मैसेडोनिया में कितने खून की नदियां बह जाएंगी। और बुजुर्ग की बात सुनते ही तीनों के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी और सभी के मन में एक ही बात उठी, वो वापस आने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस ख्याल के बाद तो ना तो अबराल ने कुछ कहने की हिम्मत की और ना ही ममराज ने, लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरा आदमी अभी तक शांत बैठा हुआ था, उसका हाथ भी एक झटके में कांपने लगा। सभी के दिमाग में इस वक्त एक लड़के की शक्ल दिखाई दे रही थी। सभी को याद था कि 2 साल पहले इस लड़के ने ही ताकतवर आमिश दल को चुटकियों में आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था, और 2 साल बाद वही लड़का अंबर दल के घर में घुसकर उन लोगों से मुकाबला करने के बावजूद सही सलामत बाहर निकल आया था। गौर करने वाली बात है कि आमिश और लश्कार दल की नजरों में अंबर दल किसी भगवान की तरह था, और सभी जानते थे कि अंबर दल का कोई भी मेंबर मैसेडोनिया के सारे दलों को तबाह करने में कामयाब हो सकता था। वहीं जब शौर्य दल के ध्रुव की बातें हर जगह फैलने लगी कि कैसे वो लड़का अंबर दल के घर में घुसकर उन्हें चुनौतियां देने के बावजूद बचकर बाहर निकल पाया था, तो पूरा मैसेडोनिया ये बात जानकर दंग रह गया था। इसके साथ ही जो दल शौर्य दल के दुश्मन थे वो सभी भी दुबक कर अपने अपने घरों में बैठ गए थे, और अगर एक ताकतवर रहस्यमयी आदमी ने अबराल को नहीं बताया होता कि ध्रुव को अंबर दल ने चुपके से जान से मार दिया था, तो शायद अबराल शौर्य दल आकर ऐसी बातें करने की हिम्मत भी नहीं करता। फिर चाहे शौर्य दल कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अबराल उस मौके का फायदा नहीं उठाता। तभी ध्रुव के मरने के बारे में सोचकर अबराल ने हंसते हुए बुजुर्गों से कहा, तो फिर इंतजार करो मरने का, क्योंकि मरने के बाद ही तुम उस लड़के ध्रुव से मिल पाओगे। इतना कहकर अबराल ने मुड़कर बगल में बैठे ममराज से कहा, ममराज, हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अब जो ये भूत बातों से मान ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें लातों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। पिछले 2 सालों से हम लोग सिर्फ इनकी वजह से दिवालिया होने की कगार पर आ गए हैं, इसलिए अब हम इन लोगों से इज्जत से बात नहीं कर सकते। ये सुनकर ममराज ने भी अफसोस के साथ आंख भरते हुए कहा, अब जो आप तीनों बुजुर्ग हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। इतना कहकर ममराज ने जैसे ही अपने हाथ से इशारा किया तो 10 से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर योद्धाओं ने एक झटके में अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। ऐसा करते ही वो लोग शौर्य दल के मेंबर्स की तरफ घूरते हुए देखते रहे। उनकी नजरों में फिलहाल एक जानलेवा चमक दिखाई दे रही थी और वो बस अपने लीडर के इशारे का इंतजार करने लगे। ये देखकर शौर्य दल के सबसे बड़े बुजुर्ग, जो अभी तक अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़े हुए और फिर उन्होंने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अब जो तुम लोग हम सभी को खत्म करना ही चाहते हो, तो हमारा शौर्य दल भी आखिरी सांस तक लड़ेगा, और हमें यकीन है कि तब तुम्हें इतना नुकसान पहुंचेगा कि तुम अपने फैसले पर अफसोस मनाओगे। इतने में बुजुर्ग के पीछे खड़े शौर्य दल के 10 से भी ज्यादा योद्धाओं ने गुस्से के साथ कहा, बड़े बुजुर्ग, शौर्य दल कायरों का दल नहीं है जो मुकाबले से डर कर भाग जाए। आप बस हुक्म दीजिए और हम अपनी आखिरी सांसों तक इस दल का मान सम्मान बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। ये सुनकर बड़े बुजुर्ग ने अपने दांत पीसते हुए सभी से कहा, हमें सिर्फ तब तक मुकाबला करना है जब तक दल का अगला लीडर वापस नहीं आ जाता, और उसके वापस आते ही हम आज हुई बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। ध्रुव को दल का अगला लीडर कहने का मतलब था कि बुजुर्ग भी इस बात के लिए राजी हो चुके थे। जाहिर सी बात है कि अंबर दल से लौटने की ध्रुव की खबर के चलते ही दल के सभी लोगों को ध्रुव पर फख्र महसूस हो रहा था। वो सभी जानते थे कि ध्रुव ने इस दल की इज्जत काफी बढ़ा दी थी, इसलिए वो तीनों बुजुर्ग जो एक वक्त पर ध्रुव को नीचा दिखाया करते थे, वो भी अब उसे इज्जत भरी नजरों के साथ देखने लगे थे। इतने में वो रहस्यमयी हकीम, जो कि अभी तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बुजुर्गों की तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर उसने भारी आवाज में दल के बुजुर्गों से कहा, माफ करना, लेकिन तुम लोगों के पास बदला लेने का मौका ही नहीं आएगा। मुझे याद है कि ध्रुव ने बहुत पहले मेरे शिष्य को जान से मारा था, इसलिए आज मैं उसकी मौत का बदला पूरे शौर्य दल को खत्म करके लूंगा।
वैसे मैं तो बताना भूल ही गया, मेरे शिष्य का नाम था अधीश, जिसने आमिष दल की दवा बनाने में मदद की थी। और उस हकीम की बात जैसे ही सभी ने सुनी तो उसके तुरंत बाद उस हकीम के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी। उन शक्तियों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो हकीम कम से कम एक 6 सितारों वाला महादक्ष तो था ही। इस दबाव के चलते शौर्य दल के बुजुर्ग एक कदम पीछे हो गए और उनके चेहरों पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। तभी शौर्य दल के बुजुर्गों को पीछे हटते देख अबराल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, मार डालो सभी को, देखना कोई भी जिंदा बचकर ना जा पाए। इतने में अचानक बड़े बुजुर्ग के मुंह से थोड़ा खून बाहर आने लगा, जिसे हाथ पर महसूस कर उन्होंने परेशानी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चाहता है कि आज हमारा शौर्य दल खत्म हो जाए। ये कहकर वो देखने लगे कि कैसे शौर्य दल के दुश्मन उन्हें घेरने लगे और इस बात से उनके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूरी और मायूसी छा गई। तभी अचानक उस हॉल का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो दरवाजा खुला तो शौर्य दल के सभी मेंबर्स, जो मन ही मन दल के लिए आज मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे, एक झटके में हैरान दिखने लगे। फिर दरवाजा खुलते ही सूरज की रोशनी उस हॉल में आई, जिससे सभी को दिखा कि दरवाजे पर एक दुबला लंबा लड़का खड़ा हुआ था। वहीं उस लड़के के चेहरे पर थोड़ा अफसोस नजर आ रहा था, जिसके साथ उसने दल के सभी लोगों से कहा, माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। और इस पहचानी हुई आवाज को सुनने के बाद एक पल के लिए बड़े बुजुर्ग दंग रह गए। ये देखकर उनके मायूसी भरे चेहरे पर एक राहत की मुस्कुराहट दिखाई दी और साथ ही साथ उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। दूसरी ओर ध्रुव दरवाजे से धीरे धीरे चलकर अंदर आया और वो इस तरह से आगे बढ़ता रहा जैसे उसे वो ताकतवर हथियार पकड़े योद्धा दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर चलते चलते वो आखिरकार अबराल और ममराज के सामने आ गया, जिसे देखकर उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी छा गई। इस वक्त उस हॉल में एक खौफनाक खामोशी छा गई थी, जिस दौरान आसपास की चिड़िया भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वहीं ध्रुव ने तुरंत बड़े बुजुर्ग की तरफ मुड़कर उन्हें रोते देख उनके पैरों को छूते हुए उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बड़े बुजुर्ग ने आंखों में आंसू के साथ उस बड़े से तजुर्बेदार लड़के को देखकर कांपती आवाज में कहा, ध्रुव बेटा, ध्रुव ये तुम ही हो ना? और उस आवाज को सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपना सिर उठाते हुए बुजुर्ग की तरफ देखा, जो हमेशा से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। वहीं उन्हें खुद को इस तरह पुकारते देख ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के दौरान वो दल के लोगों की सारी बातें भूल चुका था। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग खून के रिश्तों से जुड़े हुए थे और परिवार चाहे कितना भी खिलाफ क्यों ना हो, होता तो परिवार ही है। वहीं ध्रुव को मुस्कुराते हुए देख शौर्य दल के सभी मेंबर्स खुशी में कहने लगे, ध्रुव बाबा वापस आ गए, अब तो हमारे शौर्य दल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कहते वक्त उनके चेहरे पर एक यकीन था और उनकी खुशी से वो हॉल का माहौल अचानक से बदलने लगा। इतने में दल के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और मनी मन उन्होंने भी एक राहत की सांस ली। वहीं शौर्य दल के खुशनुमा चेहरों के मुकाबले आमिष दल और बाकियों के चेहरों का गुरूर एक झटके में खत्म हो गया था। वो लोग हैरान नजरों से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और उनके हथियार पकड़े हाथ अचानक से कांपने लगे। जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दिनों में मैसेडोरिया के लोगों ने ध्रुव के इतने किस्से सुन लिए थे कि सभी के दिल में ध्रुव के लिए एक अलग ही इज्जत भर गई थी। इससे साफ साफ समझ आ सकता था कि जैसे ही ध्रुव इन लोगों के सामने आया तो क्यों दुश्मनों की आंखों की जानलेवा चमक एक अजीब सी दिल दहला देने वाली खामोशी में बदल गई थी। इतने में अचानक ममराज ने गुस्से के साथ अबराल से कहा, अबराल गधे, तू तो कह रहा था कि ध्रुव को अंबर दल ने जान से मार दिया, अगर ऐसा है तो फिर ये जिंदा कैसे है? ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक खौफ दिखाई दे रहा था, जिसके साथ उसने अबराल के कपड़ों को पकड़ लिया। इसके साथ ही उसकी आवाज अजीब तरह से कांप रही थी, जिसे महसूस कर अबराल भी सदमे में चला गया। वहीं उसके पैर इस वक्त जोर से कांप रहे थे कि तभी उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे क्या पता कैसे ये जिंदा बच गया? उस आदमी ने मुझसे कहा था कि ध्रुव को अंबर दल ने खत्म कर दिया है और उस आदमी का रुतबा इतना है कि ना जाने क्यों उसने मेरे जैसे छोटे दल के लीडर से ऐसा झूठ कहा। इस पर ममराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए अबराल से कहा, अरे तो अब उस आदमी से जाकर पूछो कि क्या हमारे सामने जो लड़का खड़ा है वो क्या ध्रुव का भूत है? मरवा दिया उस आदमी ने तो हमें। ममराज के गुस्से से साफ समझ आ रहा था कि ममराज अबराल के साथ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आया हुआ था क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि ध्रुव को मार दिया गया था। यही वजह थी कि शौर्य दल के खिलाफ खड़े होने के लिए वो तैयार हुआ था। लेकिन अब जब ध्रुव उसके सामने खड़ा था तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। आखिर क्या हाल करेगा ध्रुव शौर्य दल के खिलाफ जाने वाले लोगों का, और कहां पर है उसके पिता अरेंद्र शौर्य? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा।